और देखिए, राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि रामनगर में जो भी सीएम दौरे पर गया है उसकी कुर्सी चली गई है। पुष्कर सिंह धामी जब से उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं तो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सब बैठक करके पूरी जो फीडबैक है क्षेत्र का, विकास का, पूरे विधानसभाओं का, वो सब कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन आता हो जब सीएम धामी का किसी न किसी जिले में सरकारी कार्यक्रम न होता हो। सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी में कोई ऐसा तंत्र मंत्र का कोई डर बैठा हो। कहीं मुख्यमंत्री सरकार की घोषणाओं की शुरुआत करते हैं, कहीं जनता को नई सौगात देते हैं, मगर इन सब के बीच कांग्रेस सवाल कर रही है कि मुख्यमंत्री आखिरकार रामनगर आने से क्यों बच रहे हैं। रामनगर के तमाम भाजपा नेता इसको लेकर कोई भी सही जवाब देने को तैयार नहीं है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी शायद तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, तभी रामनगर आने से बच रहे हैं। आपको बता दें, रामनगर में पिछले कई ऐसे मुख्यमंत्री गुजरे हैं जिनके आने के बाद वो या तो चुनाव हारे हैं या फिर उनको हटना पड़ा है। रामनगर में सीएम धामी के ना आने को कांग्रेस सामान्य नहीं मान रही है। कांग्रेस को लगता है कि भाजपा नेता तंत्र मंत्र में भरोसा रखते हैं, शायद इसी वजह से सीएम भी रामनगर आने से बच रहे हैं। अब ये लोग तो सब तंत्र मंत्र में यकीन रखने वाले लोग हैं। इनका तो जो जीवन यापन है वो तंत्र मंत्र पर ही निर्भर है। तो हो सकता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ आए भाजपा के और जो हार गए, उस डर से ये रामनगर आने से बचते हों। और ये भी हो सकता है कि ये खुद जब मुख्यमंत्री के दावेदार थे, रामनगर आए थे, तो खुद भी हार गए थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो भी नेता रामनगर आया है उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। पिछले कई मुख्यमंत्री या तो अपना चुनाव हार गए या फिर उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ गई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि रामनगर आने पर भाजपा नेता भुवन चंद्र खंडूरी चुनाव हार गए थे। इसी तरह से हरीश रावत भी रामनगर आने के बाद चुनाव हार गए थे। विजय बहुगुणा को रामनगर आने के बाद सीएम पद से हटना पड़ा था, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। हालांकि भाजपा कह रही है कि ये सब कोरी अफवाह है, न तो सीएम और न ही पार्टी ऐसी किसी बात पर भरोसा करती है। 2 बार आ चुके हैं चुनाव के बाद, शायद 2 बार या 3 बार, कई बार आ चुके हैं। तो वहीं जो हमारी जो समीक्षाएं होती हैं विधानसभाओं की, उनमें अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सब बैठक करके पूरी जो फीडबैक है क्षेत्र का, विकास का, पूरे विधानसभाओं का, वो सब कर रहे हैं। तो आज आगे जब पूरी विधानसभा सारे जिलों का ये भ्रमण कार्यक्रम उनका हो जाएगा, तो मैं उसके बाद जो हमसे उन्होंने प्रत्येक विधायक से, केवल भाजपा के विधायकों से ही नहीं, वो अन्य जो विपक्षी विधायक, उनसे भी 10-10 प्रस्ताव अपने अपने क्षेत्रों के मांगे हैं। अब सवाल ये है कि रामनगर को लेकर सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसका सच क्या है। क्या ये सब अफवाह और अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है। एबीपी गंगा भी ऐसी किसी बात का न तो समर्थन करता है, न ही हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र पुलिस की ठाणे अपराध शाखा ने नकली नोट छापने वाली एक गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पालघर से बड़ी संख्या में 2000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 8 करोड़ है। इस गैंग के पास से पुलिस ने 2000 के नोटों वाले 400 बंडल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन नोटों को बाजार में उतारने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में होने वाले जालसाजी के कुल मामलों में से 8% केस महाराष्ट्र में दर्ज होते हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल फर्जी नोट बरामदगी के 42 केस दर्ज हुए थे, जिसमें पुलिस ने करीब 7 लाख नकली नोट पकड़े थे। तो साल 2019 में करीब 3 लाख फर्जी नोट पकड़े गए थे, जिनकी कीमत 25 करोड़ 39 लाख थी। क्राइम ब्रांच ने जाली नोटों के मामले में पालघर के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस इस मामले में ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली नोट छापने वालों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। दिल्ली के पॉश इलाके और भीड़ भाड़ वाले इलाके कनॉट प्लेस से दिल्ली पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल 2 बाइक सवार लुटेरों ने बंदूक की नोक पर एक शख्स से सोने की चेन छीन ली और भागने लगा। तो वहीं दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने दोनों लुटेरों को शातिर तरीके से दबोच लिया। कनॉट प्लेस पर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को दबोचा है। दोनों लुटेरों को पकड़ने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहले पुलिस के सिपाही ने लुटेरे की बाइक में टक्कर मारी और लुटेरों को गिरा दिया। फिर वहां से हाथ में असलाह लिए भाग रहे दूसरे लुटेरे को भी पुलिस ने दबोच लिया। दोनों लुटेरों ने दिल्ली के कई इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और दोनों की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। हाल ही में दोनों ने दिल्ली के सागरपुर इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया था। दोनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और दोनों यूपी के बागपत जिले के बताए जा रहे हैं। शातिरों के पास से 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 12 मोबाइल बरामद हुए हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की आवाज आप देख रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रामपुर सीट के लिए आज प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है सपा। ये बड़ी खबर है। रामपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है और आजम खान की सदस्यता रद्द होने की वजह से उपचुनाव यहां पर हो रहे हैं। ये आप जानते हैं। बड़ी खबर, रामपुर सीट के लिए आज प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है समाजवादी पार्टी। लगातार मंथन कई दिनों से चल रहा है। नेताओं के बीच में मेल मिलाप हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं और आज को लेकर ये जानकारी है कि रामपुर सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है समाजवादी पार्टी। रामपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 18 नवंबर की है और आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। आज को लेकर ये जानकारी है कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। समाजवादी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किसको जिताऊ कैंडिडेट मान रही है, क्या जानकारी ये जान लेते हैं। अनुभव शुक्ला मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, देखिए मंथनों का दौर पिछले कई दिनों से चल रहा है। मैनपुरी का ऐलान कर दिया गया। रामपुर में ये कहा जा रहा है कि आज उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है समाजवादी पार्टी। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास अनुभव? देखिए बिल्कुल रामपुर में भी बाई इलेक्शन होना है क्योंकि आजम खान की सदस्यता गई है और खुद उन्हीं की सीट पर ये उपचुनाव होना है। 18 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आजम खान को ही डिसाइड करना है कि कौन कैंडिडेट होगा। क्या उनके परिवार से कोई कैंडिडेट होगा, क्या उनकी पत्नी वहाँ पर चुनाव लड़ेंगी तंजीम फातिमा। हालांकि एक बात ये भी कही जा रही क्योंकि उनके भी ऊपर भी मुकदमे हैं, तो इसलिए शायद तंजीम फातिमा वहाँ पर चुनाव ना लड़े। इसलिए एक नाम जो आगे आ रहा है वो आजम खान की जो बहू हैं, उनके जो बड़े बेटे हैं, उनकी जो पत्नी है। कहा जा रहा है कि आजम खान इस बार शायद उन्हें वहाँ पर चुनाव लड़वाएं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और चूंकि वहाँ पर आजम खान को ही डिसाइड करना है कि उस सीट पर जो उनकी सीट है जहाँ पर वो विधायक चुने जाते रहे हैं और इस बार सदस्यता जाने की वजह से वहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर कौन लड़ेगा। क्या कोई परिवार का ही लड़ेगा या फिर इस बार कोई बाहर से आएगा और उसको मौका दिया जाएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर वहाँ फैसला आजम खान को लेना, उन्होंने शायद अखिलेश यादव से बात भी की है और हो सकता है कि आज जो कैंडिडेट का नाम है वो घोषित कर दिया अभी हाल में हमने देखा जब लोकसभा के उपचुनाव हुए तब भी बहुत आगे चल रहा था, लगभग तय माना जा रहा था। उस वक्त मौका नहीं दिया गया। इस बार चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए इस बार ऐसा लग रहा है इसलिए कि क्योंकि आप देखिए अगर परिवार से नहीं लड़ाया तो फिर रामपुर में क्या हुआ, वहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और शायद अब क्योंकि ये खुद आजम खान की ही सीट है, उन्हीं की सीट है, उन्हीं की सदस्यता रद्द होने की वजह से ही यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि जिसको आजम खान तय करेंगे वही वहाँ पर चुनाव लड़ेगा। अब वो कोई परिवार से भी हो सकता है या हो सकता है कि जैसा हमने लोकसभा के बाई इलेक्शन की आपने बात कही तो वहाँ पर परिवार के बाहर उन्होंने किसी को कैंडिडेट बनाया। तो क्या इस बार भी वो इस तरीके से किसी को बाहर से कहेंगे कि इन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इसी के बाद जो भी फैसला होगा वो पार्टी लेगी, आजम खान लेंगे, वो बात करेंगे अखिलेश यादव से और हो सकता है कि आज नाम जो है वो घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अब मंथन हो रहा है, कौन जिताऊ हो सकता है, कौन पार्टी को जीत दिला सकता है, इसीलिए लगातार मंथन भी चल रहा है और उसी के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। अब किसको मौका मिलता है, समाजवादी पार्टी किस पर दाव खेलती है, इस पर लगातार नजर रहेगी। अनुभव, शुक्रिया पूरी जानकारी।
और इसी बीच बड़ी खबर है, नोएडा प्राधिकरण की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पालतू कुत्ता और बिल्ली के काटने पर जुर्माना लगेगा। ये बड़ी खबर, नोएडा प्राधिकरण की बैठक में बड़ा फैसला। पालतू कुत्ता और बिल्ली के काटने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। घायल के इलाज का खर्चा कुत्ता मालिक को देना होगा। ये बड़ी खबर। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसी बीच में बड़ा फैसला लिया गया। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बैठक हुई। बैठक से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पालतू कुत्ता और बिल्ली के काटने पर जुर्माना अब लगाया जाएगा। कितना, देखिए 10,000 तक का जुर्माना लगेगा, ये जानकारी है। और घायल के इलाज का खर्चा कुत्ता मालिक देगा। हाल फिलहाल में आपने देखा कितने सारे मामले निकल करके सामने आए, जहां पर पालतू कुत्ते के काटने से कई लोग घायल भी हो गए, जख्मी हुए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मुकम्मल कदम, बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है। ये बड़ी खबर, पालतू कुत्ता बिल्ली अगर काटते हैं तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। 10,000 तक का जुर्माना लगेगा, ये बड़ी खबर है। और घायल का जो पूरा इलाज का खर्चा होगा वो कुत्ता मालिक को ही देना होगा। जो काटेगा उसका मालिक भुगतान करेगा इलाज का पूरा खर्च। ये बड़ी खबर, नोएडा प्राधिकरण की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अलग अलग हिस्सों से तमाम मामले निकल करके सामने आए, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर। इसी बीच में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ा फैसला। हरदोई से बड़ी खबर है, भाजपा नेता की कोठी से नकली खाद बरामद हुआ। कोठी पर नकली खाद तैयार किया जा रहा था, ये भी जानकारी है। कृषि विभाग की टीम ने वहां पर पहुंच करके छापेमारी की तो खुलासा हुआ। 5 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। हरदोई से बड़ी खबर, भाजपा नेता की कोठी से नकली खाद की बरामदगी हुई है। कोठी पर नकली खाद तैयार किया जा रहा था। कृषि विभाग की टीम वहां पर पहुंची, छापामार कार्रवाई की गई। 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये बड़ी खबर, भाजपा नेता की कोठी पर छापेमारी हुई और फिर खुलासा हुआ नकली खाद का। कोठी पर नकली खाद तैयार किया जा रहा था, जिसके बाद तमाम शिकायतें पहले भी मिली थी। सूचनाओं के आधार पर यहां पर पुलिस के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, जिसके बाद छापेमारी की जाती है और फिर ये कहा जा रहा है 5 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मारी है। कार चालक मौके से भागा है, फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें मीरगंज थाना क्षेत्र के थाने के सामने की घटना बताई जा रही है। फुटेज आपके सामने है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी और कार चालक वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हो गई है हादसे की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तेज रफ्तार कार यहाँ पर अचानक से आती है और जो लोग वहां पर खड़े होते हैं उनको कुचल देती है। लोगों में गुस्सा है और कार चालक मौके से भाग निकला। पुलिस पड़ताल कर रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के थाने के सामने की घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देख लीजिए आप। शाहजहांपुर से 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला चौक कोतवाली के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला का है। महिला ने ससुराल पक्ष पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर कोई भी चौंक उठेगा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने पहले उसे 3 तलाक दे दिया और महिला का पति आए दिन उसके साथ गलत व्यवहार करता था। कई बार उसे जान से मारने की कोशिश भी की। मायके वालों को जुल्म की दास्तान बताने पर शौहर ने महिला को तलाक दे दिया और इसके बाद उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भी वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। इसके बाद फरीदपुर के एक मौलाना को वहां पर बुलाया गया। पति ने कहा कि वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद मौलवी ने ससुर, सास और ननद के सामने देवर से हलाला के लिए निकाह करा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। निकाह कब हुआ था और कैसे तलाक हुआ? मेरा निकाह सन 2017-19 नवंबर को हुआ था। तो हमारे पापा ने शादी जैसे गरीबी रिवाज से जब भी अच्छी तरीके से करी थी। 12-15 लाख तक की शादी हुई थी। जैसे 10-12 लाख का दहेज था, उसमें बुलेट और गाड़ी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो शादी मेरे पापा ने गरीब हिसाब से, और इसकी मांग थी ना, डिमांड करता था ये। अगर डिमांड पे ये देना वो देना, और हम जैसे कि सबसे छोटे थे। मुजफ्फरनगर से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 4 साल से लापता एक 25 साल के युवक का नरकंकाल एक घर के कमरे में गड्ढे से बरामद किया गया है।
दरअसल ये पूरा ही मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा का है, जहां 25 नवंबर 2018 यानी कि 4 साल से लापता एक 25 साल के युवक मोहम्मद हसन का नरकंकाल गांव के ही सलमान नाम के एक शख्स के मकान में बने कमरे के गड्ढे से बरामद किया गया है। इधर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आरोपी शख्स सलमान को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की, उससे पूछताछ की। तो वहीं पुलिस ने नरकंकाल को आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। और देखिए, घर में बने गड्ढे से नरकंकाल जो युवक 4 साल से लापता था उसका बरामद किया गया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ। जिस शख्स के घर के बरामद से ये बरामदे से गड्ढे से बरामद किया गया है शव, उसका नाम सलमान है। उसको पुलिस अपने साथ लेकर के गई है, उससे पूछताछ हो रही है और इस पूरे ही मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस। सूचना मिली थी कि हसन पुत्र गबरू जो कि नरा गांव का निवासी था और नवंबर 2018 से वो गायब था। इसमें उसके मृतक के भाई सलीम ने बताया कि गांव का ही सलमान पुत्र साहबुद्दीन उसके द्वारा 4 दिन पहले किसी की मौत हुई थी। उसके जनाजे में इसके द्वारा सलीम को स्वयं बताया था कि मैंने तुम्हारे भाई को मार के अपने घर में दाब रखा है। और बड़ी खबर मिल रही है, भाजपा कोर कमेटी बैठक में 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की खबर। कल कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ था। इन 3 नामों में से 3 नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया और ऐसे में मैनपुरी में शाक्य और खतौली में सैनी बिरादरी पर दांव लगाने की तैयारी है। मैनपुरी में प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज शाक्य, ममतेश शाक्य पर मंथन है, तो मैनपुरी में जसवीर सिंह, प्रदीप चौहान के नाम पर भी मंथन है। रामपुर से आकाश सक्सेना, भारत भूषण गुप्ता, अभय गुप्ता पर के नामों पर मंथन चल रहा है, तो खतौली से पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी के नाम पर चर्चा चल रही है। खतौली में सुधीर सैनी, भूपेंद्र सैनी, प्रदीप सैनी के नाम पर भी मंथन है। अब केंद्रीय नेतृत्व ये डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा कि इन नाम के पैनल में से किस नाम पर मुहर लगेगी। और इसी पर हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, कल कोर ग्रुप की मीटिंग और उस मीटिंग में कहा जा रहा है कि तीनों ही सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा, इस पर चर्चा हुई। अब दिल्ली नाम भेजे जाएंगे, उसके बाद घोषणा होगी। अनुभव, देखिए, बिल्कुल एडीसी गंगा तो पहले से ही बता रहा था कि कौन कौन से नाम वहाँ क्षेत्र से आ सकते हैं और कल जब कोर कमेटी की बैठक हुई तो उसमें भी उन्हीं नामों पर चर्चा हुई। अब सबसे पहले अगर मैनपुरी की बात कर ले तो पहले से ही वहाँ पर बातें ये सोच रही थी कि वहाँ किसी सैन्य बिरादरी से शाक्य बिरादरी चाहने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए। इसीलिए वहाँ से जो क्षेत्र से भी नाम आए उसमें भी शाक्य उम्मीदवार के ही नाम आए। जैसे वहाँ पर पिछली बार जो चुनाव लड़े थे प्रेम सिंह शाक्य, उनका भी नाम है, ममतेश शाक्य का भी नाम है। इसके अलावा अगर आप देखते तो वहाँ पर प्रदीप चौहान का भी नाम है और जयवीर सिंह जो सरकार में कैबिनेट मंत्री उनका भी नाम है। तो हो सकता है कि अब जब नाम भेज दिए गए हैं केंद्रीय चुनाव समिति को तो फाइनल वहां से होगा कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि मैनपुरी में बीजेपी, अगर हम कहें तो जो नॉन यादव है उन वोट्स को पाने के लिए कोशिश है कि शाक्य बिरादरी। अनुभव, मैनपुरी में जो उम्मीदवार होगा वो शाक्य होगा, ये तो कंफर्म है। अब प्रेम सिंह शाक्य उसमें सबसे आगे चल रहे हैं, और भी नाम है, लेकिन जातीय आधार पर शाक्य को ही मौका मिलेगा, ये कंफर्म है। अनुभव, हाँ बिल्कुल यही माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जो भी नाम आए हैं उसमें तो प्रेम सिंह शाक्य का नाम है, रघुराज सिंह शाक्य का नाम है, ममतेश शाक्य का नाम है और पहले नंबर पर माना जाता है कि प्रेम सिंह शाक्य का ही नाम है। तो ऐसे में कई बार यही होता है, जो केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजा जाता है उसमें पहले नंबर पर जो नाम होता है उस पर ही मोहर लगती है। अब अगर खतौली की बात कर लीजिए तो वहाँ पर किसी सैनी उम्मीदवार को ही बीजेपी लड़ाएगी और किसी और को नहीं लड़ाएगी। वहाँ पर विक्रम सैनी की व्यवस्था गई है, एक चर्चा उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी है, उनके नाम की भी हुई है। उसके अलावा 2-3 और नाम है जो क्षेत्र से आए हैं। अब रामपुर में भी देखिए आकाश सक्सेना ने पूरी लड़ाई लड़ी आजम खान के खिलाफ, उनकी सदस्यता इसीलिए आजम खान की गई। तो माना जा रहा है कि चाहे भारत भूषण गुप्ता का नाम आया हो, चाहे आकाश सक्सेना का नाम आया हो, जो भी नाम है वो सारे नाम भेज दिए गए हैं कोर कमेटी की बैठक में जब चर्चा इन पैनल पर हुआ। और अब केंद्रीय चुनाव समिति ही उन नामों को घोषित करेगी। माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को ये नाम घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल अनुभव, ये बड़ी जानकारी आपने दी कि केंद्रीय चुनाव समिति के पास नामों का पैनल भेजा जा चुका है। सोमवार या मंगलवार तक नामों पर पक्की मुहर लग जाएगी, नाम फाइनल हो जाएंगे और उम्मीदवार मैदान में उतर आएंगे प्रचार के लिए। हालांकि प्रचार प्रसार अपने तरफ से चल ही रहा है। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।